तो सबसे पहले तो आप सारे बच्चों का स्वागत है हमारे टीम कॉमर्स के ग्रुप पे। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज अकाउंट्स में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट कर लिया है। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF क्रैक कर रखा है कॉमर्स से, देन मेरा बीकॉम एंड एमकॉम कंप्लीटेड है। मेरी BHU एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में रैंक आई थी 7th रैंक जनरल में और 3rd रैंक ओबीसी में आई थी। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको बता दूं तो हम लोगों का अभ्यास टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, जिसको कि बहुत सारे बच्चों ने उसको परचेज भी किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 149 है। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और ओवरऑल टेस्ट इसमें मिलेंगे। और भी अदर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो इन नंबर्स पे। फिर एक नया वीडियो मैंने कल या परसों अपलोड किया है, शेयर किया है, जिसमें आपको सारी चीजें मतलब जो अपडेटेड, जो नया वाला आपका बुलेटिन आया है, जो नया वाला प्रोस्पेक्टस आया है, उसके हिसाब से एग्जाम डेट क्या है, न्यू अपडेट सिलेबस में क्या है, फिर सीटिंग और जो नया मार्किंग स्कीम है, और भी कई चीजें जो मुझे नई लगी आप लोगों के साथ शेयर करने में, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। आप लोगों से में से बहुत सारे बच्चों ने उस चीज को देखा भी है। ठीक है, आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ऑल्दो मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है वो खुद ही अपने आप में बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन उस पर से आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाला है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहली बात तो मैं आपको कुछ चीजें जो है बेसिक बेसिक वो समझाते हुए आगे चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर बोलूंगा कि सर रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ तो यहाँ पे रिडम्पशन का मतलब होता है बच्चों रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। ठीक है, रीपेमेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स बेसिकली एक तरीके का लोन है जो कोई भी कंपनी पब्लिक से लेती है। क्या बोला मैंने, कोई भी कंपनी पब्लिक से अगर लोन लेती है तो इन द फॉर्म ऑफ, ये होगी पब्लिक। तो अगर पब्लिक से इन्हें लोन लेना है तो क्या देना पड़ेगा, इनको डिबेंचर्स देना पड़ेगा। और जो पब्लिक इन रिटर्न इनको पैसा देगी बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा आपका डिबेंचर्स का अमाउंट। ठीक है, वो हो जाएगा डिबेंचर्स का अमाउंट। ठीक है, तो अगर नॉर्मल इंस्टेंस में देखें हम लोग कि अगर मान लेते हैं पब्लिक से नहीं लेगी लोन, पब्लिक से नहीं लिया इन्होंने, बैंक से ले लिया, तो एक फिक्स पीरियड के बाद आपको उनको रिटर्न करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी आप बैंक से लोन लीजिए तो वहां पे टर्म डिसाइडेड होता है कि कितने दिन का आपको लोन लेना है, 3 साल का लेना है, 5 साल का लेना है, 10 साल का लेना है, इवन 1 साल का भी शॉर्ट टर्म पीरियड का भी आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो आपका टर्म डिसाइडेड रहेगा कि आपका पीरियड कितना रहेगा बच्चों, स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लोगे लोन लेने से पहले। ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई हमने लोन ले लिया और बाद में बैंक वाला कॉल कर रहा है कि नहीं ऐसा है ना, 2 साल में तुम पैसा दे दो। ऐसा आपने कहीं देखा है, ऐसा आपने कहीं देखा है क्या? बोलते भी रहिए आप लोग, शांति से नहीं बैठना है। क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कभी कि ऐसा हमने बैंक से लोन लेके आए आज और फिर शाम को बैंक मैनेजर फोन करता है, बोलता है कि 2 साल के अंदर अंदर पैसे रिपेमेंट कर दो। तो ऐसा नहीं होता है सर, जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले से डिसाइड होता है लोन लेने से पहले, कि मुझे 5 साल का लोन चाहिए या 4 साल के लिए लोन चाहिए, तो पहले से डिसाइडेड होता है। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड बीतेगा, किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को उस पर्सन मतलब बैंक को उतने पीरियड में लोन का रिपेमेंट कर देना होता है। या 5 साल का टाइम है तो 5 साल के बाद आपको रिपेमेंट कर देना है। तो ऐसा ही बच्चों डिबेंचर्स के साथ में भी होता है। डिबेंचर जब भी इशू किए जाते हैं वहां पे आपको टाइम पीरियड बताया जाएगा कि कितने टाइम के बाद आपका ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट किया जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा कि कितने टाइम के बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। मेरी, ठीक है। अब वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे यही प्रोसेस आपका उल्टा हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जहां पे क्या हुआ था कि कंपनी ने डिबेंचर्स दिया और पैसे लिए, अभी यहाँ पे आपकी सीन जो है रिवर्स हो जाएगी। अभी क्या होगा
कि बैंक कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से डिबेंचर वापस ले लेगी और इनको इन रिटर्न पैसे दे देगी, इनको वापस से क्या करेगी, पैसे दे देगी। तो इसी को हमने क्या बोला, रीपेमेंट ऑफ, या फिर मैं बोलूंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर कंपनी देखिए देती है कुछ, डिवेंचर? हाँ कंपनी पहले इशू करेगी पब्लिक को, फिर एक फिक्स पीरियड के बाद क्या बोलेगी कि आप जो है इसका मतलब उसका रिडम्पशन कर देगी। रिडम्पशन करने का मतलब डिबेंचर्स ले लिया जाएगा, पब्लिक से डिबेंचर्स वापस ले लिया जाएगा उसको कैंसिल करने के लिए बेसिकली। ऑल्दो उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा वो टाइम पीरियड बीतने के बाद, और डिबेंचर्स लेकर के इनको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिबेंचर्स लेकर के पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं डिबेंचर्स हमने लिया, सपोज कर लीजिए हमने, डेट थी वो 2015, अब बोलता है कि 5 साल के बाद आपका डिबेंचर्स रिडीम होना है या डिबेंचर्स का रीपेमेंट होना है, तो इसका 5 साल कब होगा, 2020। तो वैसे भी इस डेट के बाद इस डिबेंचर का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी इस डेट के बाद इस डिबेंचर्स का कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को ले लेती है वापस और इनको इसके बदले पैसे दे देती है। ठीक है, 5 ईयर का टाइम था तो भाई 5 साल बीत गए, अभी इसका कोई काम है भी नहीं, वैसे भी नहीं कोई काम है, कोई मार्केट में वैल्यू अब नहीं रहेगी। कंपनी क्या करती है, वापस से डिबेंचर लेकर के उनको रीपेमेंट कर देती है। क्लियर है क्या, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले सर, डिबेंचर्स का रिडम्पशन। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिफर्स टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द एंटरप्राइज। क्या लिखता है, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर का अमाउंट जब हम पेमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलेंगे। और ये पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स कौन करेगा, ये करेगा एंटरप्राइज। यहाँ पे एंटरप्राइज का मतलब है कंपनी। ठीक है, तो कंपनी जो है जब भी रिडम्पशन का डिबेंचर्स का पेमेंट करेगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलेंगे। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक में? यस सर। चलिए अब आगे क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स बोलता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल needed for redemption of debentures is large and hence economic enterprise make adequate provision out of gain and occur capital to repay debentures। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं अभी आपको थोड़ा देर पे बताऊंगा, आगे चलूंगा मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आप इस लाइन को यहाँ पे छोड़िए, अभी पहली वाली लाइन का मतलब समझिए, दूसरी वाली लाइन का मैं मतलब अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता है, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में अगर और मैं आपको क्लेरिफाई करूं, इट मींस द रीपेमेंट ऑफ द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स। कि भाई आपको क्या करना होगा, उनका रीपेमेंट करना होगा। नंबर बोल दीजिए या अमाउंट बोल दीजिए, जितना भी आपका नंबर रहेगा या अमाउंट, मतलब अगर एक पर्सन के पास 5 डिबेंचर है तो उतने डिबेंचर्स का पेमेंट करना, एक पर्सन के पास 10 है तो सर 10 का पेमेंट करना, तो ये चीज हो जाएगा। फिर डिबेंचर्स कैन बी रिडीम आइदर एट पार और एट प्रीमियम। सर ये आपने क्या देखा, सर जो रिडम्पशन होगा वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। सर हमने इशू सुना था पार प्रीमियम पे, लेकिन सर ये क्या, ये तो रिडम्पशन बोल रहा है। अब सर रिडम्पशन का मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपने शेयर 100 डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का इशू किया। ठीक है, और आप बोलते हो कि जब मैं रीपेमेंट करूंगा तो 100 रुपीज करूंगा। तो सर इसमें बड़ी बात क्या है, आपने 100 रुपया लिया पब्लिक से और 100 रुपया उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है, 100 रुपीज पब्लिक से लिया डिबेंचर के नाम पे और उनको रिटर्न कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं पार। याद रखिएगा, इस पे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते रहेंगे हम, इस पे जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आएगा वो पब्लिक को हम देते रहेंगे। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि हमने 100 रुपीज का इशू किया या प्रीमियम पे इशू किया या डिस्काउंट पे इशू किया, इशू करते वक्त कुछ भी हो, इशू करते वक्त कुछ भी हो, पार प्रीमियम डिस्काउंट। अभी आपको रिडम्पशन चेक करना है कि रिडम्पशन क्या प्रीमियम पे हो रहा है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा इसका मतलब 100 प्लस में होगा, 100 प्लस में होगा। तो अगर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 110, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपका प्रीमियम पे हो रहा है। रिडम्पशन जो है बच्चों को क्या हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। क्लियर है क्या सबको?
Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है। डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद ही बताइए, कोई पर्सन अगर आपको 100 रुपीज देगा और बोलेगा कि मैं 5 साल के बाद आपको 90 रुपीज रिटर्न करूंगा, तो ऐसा कोई डिबेंचर फिर परचेज ही नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसा डिस्काउंट वाला रिडम्पशन नहीं होता है। तो आपका डिबेंचर जब भी रिडीम होता है वो पार पे होता है और प्रीमियम पे होता है ओनली। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूं इशू की, तो इशू के लिए आपके पास तीनों ऑप्शन है। मैंने क्या बोला, अगर मैं इन शॉर्ट इन सब चीजों को यहाँ पे लिखना चाहूँ, इशू एंड रिडम्पशन, तो इशू आपका पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा और डिस्काउंट पे हो सकता है। ठीक है। और आपका जो रिडम्पशन है बच्चों वो क्या होगा, वो पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। ठीक है। पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो ये आपकी कहानी हो जाएगी डिबेंचर से रिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखता है यहाँ पे। ये लिखता है द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द रिडम्पशन आर यूजुअली गिवन इन द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। कि भाई जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे वो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखे रहेंगे स्टार्टिंग में। जैसे मैंने बोला ना, एग्जांपल में आपको समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि हम बैंक से लोन लेके आ गए और फिर वो कॉल करके आपको बोलेगा कि 2 साल के अंदर पेमेंट कर दो। वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके प्रोस्पेक्टस में ही लिखे होंगे। इवन ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट में भी लिखे होते हैं, जहां पे हमने देखा था कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है और एक तरीके का वो खुद ही एग्रीमेंट भी होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। याद आ रहा है क्या सबको? तो प्रोस्पेक्टस में भी आपको सारी चीजें लिखी रहेंगी, डिबेंचर्स में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे रहेंगे कि आपका रिपेमेंट कब किया जाएगा, आपको इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, आपका रिडम्पशन कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखे होते हैं। क्लियर है क्या सबको? अरे बोलिए, क्लियर है क्या सबको? Clear, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए प्रोस्पेक्टस में लिखने का क्या इशू है, क्योंकि हम प्रोस्पेक्टस जब भी देते हैं पब्लिक को तो एक तरीके से उनको बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही बताएंगे कि ये जो डिबेंचर्स हम आपसे ले रहे हैं उसका क्या करेंगे, और उसके बाद वो बताएंगे स्टार्टिंग में ही कि आपको कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर ये भी बताएंगे कि आपको कैसे रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है। तो सारी चीजें एडवांस में आपको बता देनी है। बाकी वो पब्लिक का डिसीजन होगा कि वो आपका डिबेंचर परचेस करते हैं या नहीं करते। कोई भी फैक्ट आपको छुपाना नहीं है उनसे। ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों की, जैसे हमने इशू के केस में देखा था कि कई तरीके से आप इशू कर सकते हो डिबेंचर्स को। फॉर कैश कर सकते हो, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हो। कैश में भी हमने देखा था पब्लिकली प्लेस कर सकते हैं और प्राइवेटली प्लेस भी कर सकते हैं। फिर सर कैश में अभी हमने कई चीजें ये भी देखा था, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी हम लोग इशू कर सकते हैं। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन के तौर पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा था। तो रिडम्पशन में भी बच्चों 4 तरीका होता है। रिडम्पशन में भी 4 वेज होते हैं। ये तरीके याद रखिएगा, बस इसका नाम आपको याद रखना है। ऑल्दो हम लोग अभी इस पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये तरीके आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मेथड ऑफ रिडम्पशन, या फिर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑड वन को आपको टिक करना होगा। देखिए सबसे पहला क्या है, पेमेंट इन लमसम। पेमेंट इन लमसम, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपीस का डिबेंचर है। ठीक है। 10 लाख रुपीस का डिबेंचर है। हमने बोला भाई 5 ईयर्स के बाद हम इसका पेमेंट करेंगे। तो 5 साल के बाद एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन हम उठा के 10 लाख रुपया अपने कंपनी से डिबेंचर होल्डर्स को बांट देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा पेमेंट इन लमसम, मतलब एक बार में पूरा का पूरा डिबेंचर का रीपेमेंट कर दो, कहानी खत्म, फुल एंड फाइनल, ऑल क्लियर कर दो। ठीक है। तो ये होता है बच्चों लमसम। दूसरा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। आप खुद ही समझिए, एक बड़ा अमाउंट हमारे बिजनेस से चला जाएगा तो मेरी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें ये जो झटका है 10 लाख वाला एक बार में ना लगे, पार्ट में लगे कई बार। ठीक है। तो वो जो कंपनी है कभी कभी क्या बोलती है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में रीपेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में रिडम्पशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6-6 महीने का भी गैप हो सकता है, एनुअल गैप भी हो सकता है। अब इन्होंने बोला 5 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है, तो हम हर साल क्या करेंगे, 2-2 लाख का रीपेमेंट करते जाएंगे। हर साल क्या करेंगे, 2-2 लाख का रीपेमेंट करेंगे। और 5 सालों में क्या होगा कि भाई हम लोग जो है पूरा रीपेमेंट कर देंगे। ठीक है।
अब सर इस 2 लाख में हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन से डिबेंचर होल्डर को पहले पेमेंट करें, कौन से डिबेंचर होल्डर को बाद में पेमेंट करें। तो इसके लिए आपको ड्रॉ ऑफ लॉट्स करना होगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स करना होगा, या कोई अलग मेथड जो आप चाहते हो, ठीक है, वो आपको प्रोस्पेक्टस में बताना होगा, प्लस साथ ही साथ ऑथराइज्ड बाय एओए होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो उतना बस आपके नॉलेज के लिए है, ये वर्ड याद रखिएगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं, कभी कभी इसको ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाला मेथड भी बोला जाता है। इंस्टॉलमेंट मेथड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाला मेथड भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो नंबर ऑफ डिबेंचर, आपको तो मालूम है कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो कौन कौन डिबेंचर्स होल्डर्स का पहले नंबर आएगा, किसका बाद में आएगा, तो वो आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, जैसे लॉटरी टिकट होता है वैसा वाला। क्लियर है क्या सबको यहां तक में? यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया सर, ये 2 Yes, पॉइंट sir. समझ में आ गए। एक पहला पॉइंट बोलते हैं कि लमसम एक दिन आएगा, उस दिन हम सारे डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे, और दूसरा क्या बोलते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे, हम एक बार में नहीं पेमेंट करेंगे, हम कई बार में पेमेंट करेंगे, साल साल भर में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन ओपन मार्केट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है जिस तरीके से शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, आप आराम से कोई शेयर्स परचेज कर सकते हो, आप आराम से कोई शेयर्स सेल कर सकते हो। उसी तरीके से बच्चों डिबेंचर्स का भी ट्रेडिंग होता है, कई कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में सेल किए जाते हैं, कई कंपनी के जो शेयर डिबेंचर्स है वो मार्केट में परचेज किए जाते हैं, परचेज ऑन सेल होता रहता है। अब जैसे कि हमने ये प्रोसेस देखा यहाँ पे कि क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, सामने वालों से डिबेंचर परचेज करके पेमेंट कर देगी। बात समझ में आ रहा है? सामने वालों से डिबेंचर्स परचेज करके उनको पेमेंट कर देगी। क्लियर? तो अब मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया, मार्केट में ये पर्सन जो है, ये पर्सन मार्केट में अपना डिबेंचर सेल कर रहा था, तो कंपनी ने देख लिया इसको सेल करते हुए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी खुद ही पहुंच गई, बोली कि चलो तुम ये डिबेंचर मुझे ही बेच दो। कंपनी बोलती है ये डिबेंचर मुझे ही बेच दो, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए, ये ले लो, तुम हमसे पैसे ले लो, ये तुम मुझसे क्या ले लो, पैसे ले लो। तो आपको नहीं लगता कि जो रिडम्पशन में प्रोसेस होता है वो यहीं पे, मतलब वही यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, भाई डिबेंचर्स लेना है और पैसे देना है। आपको नहीं लग रहा है यही सेम चीजें हो रही है यहाँ पे? बताइए जरा सा। यस सर। सर हाँ बताइए। यस सर। सर तब इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी को क्या फायदा होगा, देखिए बहुत बढ़िया आपने पूछा, कंपनी को क्या फायदा होगा, लेकिन मैं पहले इसके पहले ये बता दूं कि ये जो ओपन मार्केट वाला सिचुएशन है, ये कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस में भी बताएगी और आर्टिकल्स में भी पहले से इसके लिखा होना चाहिए कि कंपनी जो है ओपन मार्केट में परचेजिंग कर सकती है, और प्लस साथ ही साथ सेबी का भी अप्रूवल इनको चाहिए होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का, कि भाई आपके पास प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है ऐसा काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सर कंपनी को क्या फायदा होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कंपनी को क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात तो भाई अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है या पार पे रिडम्पशन करना है, मान लेते हैं कि कंपनी ने क्या बोला कि भाई हमें 5 साल के बाद, हमें 5 साल के बाद आपको रीपेमेंट करना है। कंपनी ने क्या बोला कि मुझे 5 साल के बाद आपको रीपेमेंट करना है, और मैं रीपेमेंट के टाइम आपको कितना दूंगा, 100 रुपीज दूंगा, ये कंपनी ने बोला है, ठीक है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में ये बातें बोली हुई है। तो जब ये डेट आएगा 31 मार्च 2020, तो कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स को 100 रुपीज पे कर देगी, ठीक है। लेकिन कंपनी ने क्या देखा कि इस डेट के पहले, इस डेट के पहले एक डिबेंचर होल्डर मार्केट में अपना डिबेंचर सेल कर रहा है 98 रुपीज में, 98 रुपीज में सेल कर रहा है। तो कंपनी को क्या लगेगा कि सर यहाँ तो पर डिबेंचर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं मार्केट से परचेस करूंगा तो यहाँ पे इसको कितना पेमेंट करना है, 98 रुपीज, लेकिन जब 5 साल के बाद रीपेमेंट करना होगा तो मुझे उसी डिबेंचर होल्डर को कितना देना पड़ जाएगा, 100 रुपीज। तो यहाँ पे जो है 2 रुपया प्रॉफिट कमा लेगी कंपनी, 2 रुपया अपना प्रॉफिट कमा लेगी। क्लियर? और कई बार लॉस भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा या कंपनी प्रॉफिट देख के ही करेगी। कई बार 102 में भी परचेस कर सकती है, 102 में भी परचेस कर सकती है,
और प्रीमियम पे अगर बोला हुआ है कंपनी ने प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, तो अगर मान लेते हैं 105 में भी कंपनी परचेज कर ली तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपको देना 110 है और जब 105 रुपए में आपकी लायबिलिटी क्लियर हो जा रही है तो कितनी अच्छी बात है। आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है? तो ये भी एक फायदा है। लेकिन सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि 98 वाला और 105 वाला तो केस समझ में आ गया, लेकिन ये कंपनी 102 में क्यों परचेस कर रही है? 102 में तो नहीं करना चाहिए सर, इसको तो लॉस हो रहा है। लेकिन एक चीज ये भी याद रखिएगा आप कि भाई जब भी डिवेंचर्स मार्केट में होते हैं तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन कंपनी अगर ये मान लेते ये खरीद लेगी शेयर डिवेंचर्स, अगर कंपनी ये डिवेंचर्स परचेस कर लेती है तो उसको मार्केट में इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब जितने डिवेंचर्स उन्होंने परचेस किया उतने डिवेंचर्स का उनको मार्केट में इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो उसका ये इंटरेस्ट वाला जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा। तो हो सकता है कि भाई आप यहाँ पे तो देख लो तो लॉस हो रहा है आपको, लेकिन आपको फिर इंटरेस्ट भी तो नहीं देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी तो नहीं देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। क्लियर है सबको? मेरी बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। चल बहुत बढ़िया। तो ये सिचुएशन होता है ओपन मार्केट में। ऑल्दो ये ओपन मार्केट जो है वो क्लास 12 के सिलेबस से हटाया गया है, ठीक है, लेकिन बेचू का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ओपन मार्केट जैसा भी कुछ होता है कि ओपन मार्केट से आप जाएंगे परचेस कर लेंगे। क्लियर? और जानते हैं कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये हमने क्या किया, कंपनी ने जैसे ही डिबेंचर खरीदा तो इमीडिएट उसको कैंसिल कर देगी। उसको कैंसिल करने का मतलब उसको या तो फाड़ दिया जाएगा या उसका नंबर काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन कई बार क्या होता है पता है आपको, डिबेंचर्स वापस से मार्केट में इशू कर देगी कंपनी, वापस से मार्केट में इशू कर देगी। मान लो यही 98 वाला जो दाम है वो 102 चला जाए, 103 चला जाए, तो कंपनी को आपको नहीं लग रहा फायदा हो रहा है? भाई 98 में परचेस करके 103 में सेल कर दे और उसके बाद जब रीपेमेंट की बारी आए तो 100 ही रुपया देना है, तो कितना फायदा हो जाएगा कंपनी को? 5 रुपया यहाँ पे अर्निंग कर ली उसने। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती रहती है बच्चों, ये सब चीजें आपकी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी परचेजिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि कंपनी उसको इमीडिएट कैंसिल कर देगी। ठीक है, उसको क्या करेगी? इमीडिएट कैंसिल कर देगी। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? ये वाला। ठीक है, और उसके बाद वाला पॉइंट आपने पढ़ाई है कि भाई कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। ठीक है, जब आप डिवेंचर्स लेंगे और उसको क्या कर देंगे? शेयर्स और डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा ये कहानी सिर्फ उन्हीं डिवेंचर्स के साथ होगी जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, क्योंकि जब हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इशू ऑफ डिवेंचर्स, परसों हम लोगों की जब लास्ट क्लास थी तो उसमें काइंड्स ऑफ हमने डिवेंचर्स पढ़ा था, जिसमें एक टाइप था आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो ये पॉइंट सिर्फ उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगा जिनका कन्वर्टेबल डिबेंचर है। क्लियर? जिनका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उनके साथ ये तीनों केस में से कोई एक लगेगा। क्लियर? उनके साथ ये तीनों केस में से कोई एक लगेगा। जिनका कन्वर्टेबल डिबेंचर है उनके साथ ये फोर्थ वाला पॉइंट अप्लाई होगा। क्लियर? आगे चलते तो देखिए यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर क्या लिखा है फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जो हमने यहाँ पर देखा है वही सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। क्या लिखता है? द एंटरप्राइज रिक्लेम्स द डिबेंचर बाय पेइंग द फंड इन द लमसम। ठीक है, जो भी आपका फंड पे किया जाएगा वो लमसम में पे किया जाएगा, राउंड सम में पे किया जाएगा टू डिबेंचर होल्डर ड्यूरिंग द मैच्योरिटी हियर ऑफ एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे इशू के, उसके हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? दे देंगे ड्यूरिंग द मैच्योरिटी। जैसे ही मैच्योरिटी होगी, जैसे ही डिबेंचर्स का मैच्योरिटी का डेट आएगा उस दिन हम क्या करेंगे? लमसम अमाउंट पकड़ा देंगे उनको कि भैया लीजिए आपका हमारा रिश्ता खत्म अब से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट पे अंडर दिस मेथड यूजुअली द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ऑन द पर्टिकुलर डेट ड्यूरिंग द टाइम इन द पोजीशन ऑफ द डिबेंचर्स। ठीक है, तो वो डेट भी आपका बताया जाएगा कि कब कब आप क्या करोगे? रिडम्पशन करोगे। कई बार 2-2 साल के गैप में करते हैं लोग, 3-3 साल के गैप में करते हैं, 1-1 साल के गैप में। तो वो कंपनी के ऊपर है कि कैसे उनका रिपेमेंट करती है, मतलब वहां पे आपका एक बार में पेमेंट नहीं होगा। फिर क्या है? परचेज इन ओपन मार्केट व्हेन एन एंटरप्राइज बाई इट्स ओन डिबेंचर। यहाँ पे क्या लिखा है? खुद का अपना डिबेंचर परचेज करेगी तो ही। और किसी दूसरे कंपनी का कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे? अगर किसी दूसरे कंपनी का हमने डिबेंचर परचेज कर लिया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए?
इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर सर हमने किसी दूसरे कंपनी का डिबेंचर परचेस कर लिया तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हमने खुद का खरीदा है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है फॉर द एम ऑफ कैंसिलेशन, आपका एम क्या होना चाहिए, कैंसिलेशन होना चाहिए, ना कि रीसेलिंग होना चाहिए। ठीक है, रीसेल का आपका एम नहीं है, आपने 98 में खरीद के सोच रहे हैं मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपका एम क्या होना चाहिए, आप उसको परचेस कर लिए और कैंसिल करिए। ठीक है, such an act of buying and cancelling the debenture compromise the redemption of debentures by the purchase in the open marketplace। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज इन ओपन मार्केट। क्लास 12 के सिलेबस से इसको अगेन हटा दिया गया था। अगर आप लोग पढ़ते ये पॉइंट तो ये मेथड और ये जो नीचे वाला मेथड है कन्वर्जन, आई थिंक कन्वर्जन है, आई थिंक ये ओपन मार्केट हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, conversion into shares or debentures, an enterprise can repay its debenture by transforming them into a new class of debenture or shares. If the debenture holder find that the pro offer is useful to them, they can exercise their right of transforming their debentures into the new class of debenture or the share. If their new shares or debenture can either be circulated at the premium, at a discount or at a par. ठीक है, it may be noted that this method is applicable only to the convertible debentures, only to the convertible debentures। क्लियर, आपको किस पे देना होगा सर, सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे ही होगा। अब सर ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि आपने 100 रुपए का डिबेंचर आज इशू किया, रीपेमेंट के टाइम पे आप बोल रहे हो कि मैं शेयर दूंगा, तो ये जो शेयर होगा ना बच्चों, ये पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। और अगर मैं बोलता हूं मैं डिबेंचर दूंगा, तो डिबेंचर आपका पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और ये डिस्काउंट पे भी हो सकता है, पार प्रीमियम दोनों पे हो सकता है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, पार पे भी होगा, प्रीमियम पे भी होगा और डिस्काउंट पे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन आपका यहाँ पे रहेगा। क्लियर, तो यहां तक समझ में आया। आपके पास 4 मेथड है रिडम्पशन करने के। सबसे पहले आप लमसम में यानी कि एक बार में पेमेंट कर दीजिए। दूसरा, अगर आप ये झटका एक बार में नहीं सहना चाहते हैं तो बार बार मतलब छोटे छोटे झटके लीजिए यानी कि इंस्टॉलमेंट में। दूसरा है कि ओपन मार्केट परचेजिंग कर लीजिए। देन उसके बाद क्या है, कन्वर्जन इनटू शेयर्स और द डिबेंचर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबको, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब जो है आपका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने के चांस हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है बच्चों, ये एक तरीके का लोन है। आपको मालूम है ये एक तरीके का क्या है, लोन है। ठीक है, हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं। और कोई भी इंसान लोन के लिए क्यों जाता है, जब सर उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तो तब वो क्या करता है, लोन के लिए जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको यहाँ तक, मेरी यस बात सर। समझ में आ रही है? ठीक है, जब उसके लिए सर सारे रास्ते बंद हो जाएं तो वो जाता है लोन के लिए। तो कंपनी भी मान लेते हैं ये कंपनी है, इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 10 लाख रुपया का जब उन्होंने लोन लिया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जहां पे दिक्कत आए पूछिएगा। सारा ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए, सारा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया। सर उसी केस में लिया होगा जब इनकी कंडीशन अच्छी नहीं रही होगी। अब सर जब 5 साल बीत गए हैं, मान लेते हैं 5 इयर्स के बाद इनको रीपेमेंट करना है, तो 5 साल के बाद जब ये रीपेमेंट करेंगे तो ये 10 लाख रुपया कहां से लेके आएंगे, 10 लाख रुपीज ये कहां से लेके आ पाएंगे? सर ऐसा है ना, उस दिन इनके पास एक जिन आएगा और वो इनसे पूछेगा कि बताइए आपकी 3 ख्वाहिशें क्या क्या है, तो जिसमें से वो एक बार बोलेंगे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना है। सर ऐसे कहानी हो जाएगी क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? या कोई खजाना वजाना नो इनको मिल सर। जाए दबाव? ठीक है, तो सर ऐसा नहीं है कि भाई 10 मतलब आज आपकी कंडीशन 10 लाख रुपए मतलब ऐसी कंडीशन है कि आपको 10 लाख रुपए लोन लेना पड़ रहा है, और 5 साल बाद ऐसा कुछ अचानक से हो जाएगा कि आपके पास 10 लाख रुपए अचानक से आ जाएंगे जिससे कि आप रीपेमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, क्योंकि ये देखिए ये जो पैसा है बच्चों, ये जो पैसा है ये किसका है, पब्लिक का है।
आपको नहीं लगता ये पब्लिक का पैसा है? नन्हे मुन्ने पब्लिक जो है, हमारी मासूम सी पब्लिक जो है, उसका पैसा है ये, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई भी कंपनी इन पब्लिक का पैसा नहीं दे पाए, तो आपको नहीं लगता ये पब्लिक का पैसा, जो भरोसा है कंपनीज के ऊपर, हमारे लॉ के ऊपर, कंपनीज एक्ट के ऊपर, अगर ये पैसा उनको नहीं मिलेगा, इन बेचारे मासूम पब्लिक को अगर ये पैसा 10 लाख रुपया नहीं मिला, तो इनका ये भरोसा टूट सा जाएगा? आपको नहीं लगता ऐसा होगा? आप अपने आप को रखिए उस जगह पे, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए दिए हैं किसी को, और 5 साल के बाद उसने बोला है कि मैं आपको रिटर्न करूंगा, लेकिन वो पर्सन जो है 5 साल के बाद नहीं दे पाया, तो आपका नहीं लगता कि आपका दिल टूट जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है, कह सकते हो? यहां तक से क्लियर है क्या? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसा ना हो, पब्लिक बेचारी रोए ना, पब्लिक बेचारी ऐसा सुसाइड सुसाइड ना कर ले, क्योंकि आपने देखा होगा वो मूवी देखी होगी, कौन सा अभी आया था ना, हर्षद मेहता का, तो उसमें जब मार्केट क्रैश हुआ था तो बहुत लोगों को लॉस हुआ था और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो जो शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया था, कहीं ना कहीं से लोन लेके लगाया था, किसी न किसी पर्सन से लेके लगाया था, इस बात की उम्मीद से कि इनका पैसा बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उनको जब पैसे रिटर्न करने से तो कहाँ से करते? तो कहीं कंपनी के साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हमने हमसे पब्लिक से लोन तो ले लिया, अभी 5 साल बाद देने की बारी आएगी तो फिर कंपनी गायब हो जाए। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, कंपनीज एक्ट क्या बोलती है? देखिए, अब यहाँ पे आ गई गवर्नमेंट, अब कंपनीज एक्ट आएगी। कंपनीज एक्ट किसके लिए आएगी? पब्लिक के लिए, कि भाई पब्लिक का नुकसान ना हो, पब्लिक का नुकसान ना हो। कंपनीज एक्ट क्या बोलती है? कंपनीज एक्ट एक प्रोविजन लगाती है, एक प्रोविजन लगाती है, इनसे बोलती है कि आप बनाइए DRR। आप क्या बनाइए? DRR। अब ये सर DRR क्या है? एक तरीके का स्पेशल रिजर्व, एक तरीके का क्या है? स्पेशल रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मैंने क्या बोला? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और आपको मालूम है कि अगर रिजर्व के आगे किसी का नाम लगा हो, किसी भी चीज का नाम लगा हो, तो वो स्पेशल रिजर्व हो जाता है और उसका पर्पस आपको यहाँ पे सामने मिलेगा। तो इस रिजर्व का पर्पस क्या है सर? कि डिबेंचर्स को रिडीम करना मेरा पर्पस है, मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूंगा। इस रिजर्व का बस एक ही मकसद है कि ये डिबेंचर्स को रिडीम करेगा। क्लियर? ये डिबेंचर्स को क्या करेगा? रिडीम करेगा। अब कंपनीज एक्ट बोलती है कि मुझे आप पे बहुत भरोसा है। कंपनीज एक्ट को क्या बोलती है? अरे कंपनी को बोलती है कि मुझे आप पे बहुत भरोसा है कि आपने बोला 5 साल बाद हम 10 लाख रुपए देंगे, मुझे मालूम है आप दे लोगे, लेकिन मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी कि कुछ पैसा आपको DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कुछ पैसा इस रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? प्रॉफिट का एक पोर्शन, प्रॉफिट का एक पोर्शन, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी रिजर्व क्रिएट करते हैं बच्चों, प्रॉफिट से किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है, लास्ट नहीं, उसके पहले वाले क्लास में जब हम लोग MCQ कर रहे थे, तो प्रॉफिट का एक पोर्शन आपका रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, तो DRR में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट का एक पोर्शन होगा। ठीक है, अब सर DRR में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा जाना चाहिए? अब इस पे एक क्वेश्चन आता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? DRR का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और DRR का क्रिएशन समझ में आया, और DRR का मोटिव समझ में आया क्या? यहां तक सब क्लियर है तो बोलिए, जल्दी से बोलिए। यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। देखिए, होता क्या है, कोई भी कंपनी अगर 10 लाख रुपया ले रही है लोन, तो मतलब कि सर उसकी जब कंडीशन बहुत बुरी है तो ही लोन लेती है। अब 5 साल बाद अचानक से उसके पास 10 लाख रुपया आएगा नहीं। मान लेते हैं बहुत सारी कंपनी बोलती है कि नहीं मैं कर दूंगा पेमेंट, आप मेरे पे भरोसा करिए, तो आपके भरोसे के चक्कर में पब्लिक का भरोसा चला जाएगा। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलती है कि पब्लिक का लॉस नहीं होना चाहिए एक भी रुपया। तो कंपनीज एक्ट बोलती है कंपनीज को कि आप क्या बनाइए? आप DRR बनाइए। आप क्या बनाइए? DRR बनाइए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर करिए, आप पैसा ट्रांसफर करिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कंपनीज एक्ट बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा जब आपने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया DRR में। अब देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और आता है। अब क्या कॉन्सेप्ट है? DRR का अमाउंट डिपेंड करता है, एक सेकेंड,
अब डीआरआर का अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि जब आप डिबेंचर्स का रिडम्पशन करोगे ना, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपके पास कोई जिन वाला वो है, ताबूज है, वो भी तो भी आप बताइए, या फिर कहीं मतलब आपको मालूम है कि कहीं सोना वोना दबा हुआ है तो वो भी बताइए आप, ठीक है। या कौन से पैसे से आप रिडम्पशन करोगे ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। मेरी बात समझ में आई क्या? आप कौन से वाले पैसे से रिडम्पशन करोगे। आपके पास कोई जिन है तो बताइए, आपके पास कोई दबा हुआ खजाना है, सोना है जिसको आप बेचेंगे और 10 लाख रुपए दे देंगे तो बताइए। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। और जो मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए वो आपके लिए मतलब ऐसा इररिलेवेंट है, बस आपको मैंने ऐसा समझाने के लिए दिया है कि भाई आपके पास जो भी पैसा है वो बताइए, ठीक है। तो कंपनी बताएगी कि भाई मेरे पास ये पैसा है, या मेरे पास ये अरेंजमेंट है, या मैं यहाँ से पैसे लेके दूंगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि कंपनी के पास क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स वो क्या है। अब यहाँ पे बच्चों 2 चीजें होती है, 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और द डिबेंचर्स। कंपनी क्या बोलती है कि सर जिस दिन 10 लाख रुपए देने होंगे उस दिन मैं 10 लाख रुपए का शेयर इशू कर दूंगा या डिबेंचर इशू कर दूंगा, और जो उससे पैसे आएंगे मैं उसका रिपेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? एक ऑप्शन सर ये हो गया। बात समझ में आई क्या? अरे बोलिए, बात समझ में आई क्या? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो कंपनी क्या बोलती है कि मैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करूंगा या फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स करूंगा, और उससे जो पैसे आएंगे मैं उससे पुराने वाले डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर दूंगा। ये 10 लाख रुपए मैं वहां से अरेंज करूंगा। दूसरा क्या बोलता है, आउट ऑफ कैपिटल। मैं जो पैसा हूं कहां से दूंगा, आउट ऑफ कैपिटल। मेरे कैपिटल में बहुत सारा पैसा है, मैं उसी कैपिटल से पैसे दूंगा, ठीक है। दैट इज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स विदाउट यूटिलाइजिंग ऑफ एनी प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट को टच नहीं करूंगा, मैं कहां से दूंगा, कैपिटल में से पैसा दूंगा। इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज। AIFI का मतलब क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एस दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर क्रिएटिंग द DRR। अब अगर इन लोगों ने क्या बोल दिया, इन लोगों ने बोल दिया कि भाई मैं कैपिटल से रिपेमेंट करूंगा, मैं कैपिटल से रिपेमेंट करूंगा, मतलब कि भाई इनके पास कैपिटल में ढेर सारा पैसा है और वो वहीं से रिपेमेंट कर देंगे। अब ये प्रॉफिट को टच नहीं करेंगे, मतलब सर प्रॉफिट को टच नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने बोल दिया कि भाई आपके पास कैपिटल में पैसा है तो मैं मान लूंगा कि आपके पास सच में कैपिटल में पैसा है। अगर आप ये 2 लोग हैं, अगर आप ये 2 लोग हैं, लेकिन अगर कोई भी पर्सन बोलता है कि मैं आउट ऑफ कैपिटल करूंगा, कैपिटल मतलब मेरे पास इक्विटी में पैसा है या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है बहुत ज्यादा, वहां से करूंगा, तो भी कंपनी से एक्ट बोलती है कि एटलीस्ट 25% का आपको DRR बनाना पड़ेगा। आउट ऑफ कैपिटल के केस में आपको क्या बोलता है कि एटलीस्ट 25% का आपको DRR बनाना पड़ेगा, ठीक है। बोलता है कि ठीक है हम मान रहे हैं कि आप कैपिटल से रिडम्पशन कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं फिर भी सिक्योरिटी के लिए ये बोलता हूं कि प्रॉफिट का आप 25% DRR में ट्रांसफर करिए। मतलब आप कैपिटल से, आप बोल रहे हो कि मैं कैपिटल से कर सकता हूं पेमेंट, कोई बात नहीं, मुझे बहुत भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी मेरी बात मान के आप क्या करिए, प्रॉफिट का एक अमाउंट यानी कि 25% आप DRR में ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या सबको? ऐसा तो नहीं है ना किसी के ऊपर से जा रहा है ये? नो सर, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कंपनी कई बार क्या बोलती है कि सर मैं प्रॉफिट से करूंगा, प्रॉफिट से करूंगा, तो इसका मतलब आपको फिर यहाँ पे DRR जो है 100% बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट से करूंगा तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, DRR 100% बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? क्योंकि जो आपका DRR होता है वो प्रॉफिट से ही बनता है, प्रॉफिट में से ही हम पैसा निकाल के DRR बनाएंगे। तो अगर आपने बोला कि नहीं जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मैं उससे बनाऊं करूंगा रिडम्पशन, तो ठीक है, प्रॉफिट का एक पोर्शन आप इकट्ठा करते रहिए, आप एक पोर्शन इकट्ठा करते रहिए। कितना पोर्शन? 100%, यानी 10 लाख रुपए का 100%, 10 लाख रुपए का 100%, यानी कि 10 लाख रुपीस का आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द कंपनी रिटेन अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एवरी ईयर एंड यूटिलाइज इट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगी कंपनी, अपना प्रॉफिट में से वो क्या करेगी, एक पोर्शन DRR में ट्रांसफर करेगी और उसी से ही रीपेमेंट करेगी। अगर मैं यहाँ पे चीजों को कंक्लूड करना चाहूं तो देखिए आपको क्या समझ में आएगा
कि सोर्स क्या है, कंपनी क्या बोलती है मैं प्रॉफिट से करूंगा, तो ठीक है भाई प्रॉफिट से अगर आप करोगे तो ठीक है, प्रॉफिट का सारा पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करते जाओ, प्रॉफिट का सारा पैसा आप डीआरआर में ट्रांसफर करते जाइए और जिस दिन डेट आएगा उस दिन आप रिपेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, मैं कैपिटल से करूंगा, प्रॉफिट को नहीं टच करूंगा। तो सर प्रॉफिट से नहीं टच करूंगा तो प्रॉफिट में से पैसे लेने की जरूरत भी नहीं है रिडम्पशन के लिए, लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपको एटलीस्ट फिर भी 25% का, आपको 25% का डीआरआर तो बनाना ही पड़ेगा। कैपिटल है तो भी आपको प्रॉफिट का 25% तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? प्रॉफिट के केस में आपको 100% डीआरआर बनाना होता है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. और ये जो रहेगा ऑफ फेस वैल्यू, ऑफ फेस वैल्यू। सारे बच्चे बोलिए सबको यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि आपके घर पे कोई फंक्शन होने वाला है और उसमें बड़ा वाला अमाउंट खर्चा होने वाला है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जो आपके बड़े लोग हैं घर के, वो पहले से ही कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि उस डेट को, उस तारीख को इतना खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, क्लियर। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई जिनकी बेटियां होती हैं उनको मालूम है शादी करना होता है, या फिर मतलब ऐसा लोगों का माइंडसेट होता है कि यार उसमें पैसा खर्चा होगा तो ये कर लो, वो कर लो, वहां इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि भाई वहीं पे शादी में खर्चा होता है, अब तो हर जगह पे खर्चा होता है ढेर सारा। आप कोई भी प्रोग्राम करिए छोटा मोटा, अगर आप कोई भी फंक्शन कर लो तो वहां पे भी अच्छा खासा अमाउंट खर्चा हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्लियर। तो ये चीजें आप देखोगे तो वो लोग पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी ने बोला नहीं मैं अपनी प्रॉपर्टी की बेच करके अपने बच्चों की शादी करूंगा, अपने बच्चों की शादी प्रॉपर्टी बेच के करूंगा, तो उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना प्रॉपर्टी बेचेंगे और पैसा आएगा, शादी वादी कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भाई प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट का उनको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, पूरा प्रॉफिट में से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? तो अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो पैसा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, मस्त एकदम रहिए आप, जब शादी की टाइम आएगी आप प्रॉपर्टी बेच दीजिए, शादी कर दीजिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हो नहीं मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास यही जो मेरी सैलरी है, जो मेरी इनकम है, उसी से मेरे को करना है, तो आपको भाई बनाना पड़ेगा। आपको जितना भी खर्चा होने वाला है उसका 100% का प्रोविजन बनाइए। तो यहाँ पे भी आपने क्या बोला, ठीक है प्रॉपर्टी तो बेचेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन चलो इनकम में से बना लेते हैं, ताकि मैं सेफ रहूंगा, ताकि मैं क्या रहूंगा, सेफ रहूंगा। यहां तक सबको क्लियर? तो बोलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। डीआरआर का मेन पर्पस क्या है कि भाई जब कंपनी बोलती है कि मैं 5 साल के बाद 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा, तो कंपनीज एक्ट उस पर भरोसा नहीं करता है, बोलता है कि तुम पहले डीआरआर बना के दिखाओ, पैसा उसमें ट्रांसफर करके दिखाओ, तो ही हम तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। और कई जगह पे क्या है कि कई कंपनीज को, कई ऐसे लोगों को डीआरआर बनाने का एग्जम्पशन दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है। कुछ लोगों को बताया गया है कि आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये बच्चों थोड़ा सा नया पुराना वाला प्रोविजन है, अभी इसमें कुछ अपडेट हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए यही एप्लीकेबल रहेगा, आप लोगों के लिए यही एप्लीकेबल रहेगा। तो किन लोगों को, 4 कंपनीज को जो है मना किया गया है कि आप डीआरआर नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास भर भर के पैसा होता है बच्चों। अगर ये बोले कि मैं 5 साल बाद 10 लाख रुपया दूंगा, तो इसका मतलब वो दे सकता है, तो इसका मतलब है कि वो दे सकता है, इसलिए इनको बोला गया ठीक है आप डीआरआर नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। कौन है? सबसे पहला क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ऐसे लोगों को भी बोला गया है कि आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई। पहला क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको कि आरबीआई रेगुलेट करेगा। यहाँ दोनों में आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। और अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको कि आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है तो उनको बनाना पड़ेगा। ऑल्दो इंडिया में ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चल ही नहीं सकती जो कि आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है। सबको आरबीआई का रेगुलेशन मानना पड़ेगा। फिर अगला क्या है, बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। तो बैंकिंग कंपनीज को भी आपको डीआरआर नहीं बनाना है, वेदर वो पब्लिक के पास जाए डिबेंचर को लेकर के या प्राइवेटली प्लेस कर दे, मतलब चुनिंदा लोगों को बुलाए और डिबेंचर्स को दे दे। तो उस केस में भी क्या करना होगा, उनको डीआरआर बनाने का कोई जरूरत
नहीं है। फिर क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में जो रजिस्टर्ड है उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो ये चारों लोगों को आपको देख के नहीं लगता कि इनके पास भर भर के पैसा होगा? अगर ये बोले कि मैं 5 साल के बाद 10 लाख रुपया दे सकता हूं, तो कोई इन पे भरोसा ऐसा थोड़ी ना कि कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए दो लोगों को पैसा बांट रहे हैं। क्लियर है क्या सबको? समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्लियर है? तो इस तरीके से आप सिंपली Yes, याद sir. रख सकते हैं, लेकिन इसको याद अच्छे से रख लीजिएगा आप, ये नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सर सर इन लोगों को, हाँ बताइए। सर ये क्या था, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ये क्या था? अरे आपको ये समझ में आया कि डीआरआर बनाना होता है और क्यों बनाना होता है? क्योंकि जब कंपनी यस बोलती है सर। कि मैं फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाऊंगा या मैं पैसा दे दूंगा, तो कंपनी जब पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक में से अगर पब्लिक को दुख होगा तो मतलब गवर्नमेंट को दुख होगा, तो गवर्नमेंट को दुख ना हो इसलिए क्या चाहती है कि भाई डीआरआर आप बनाइए। तो कुछ लोगों को बोला गया है कि आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास भर भर के पैसा है। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं 5 साल के बाद 10 लाख रुपया दे दूंगा, तो ये लोग सच में दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि आप डीआरआर नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये बच्चों थोड़ा सा प्रोविजन पुराना वाला है, नया अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी आप अगर फ्यूचर में कभी भी पढ़ना, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, ये आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको नया वाला प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो अभी के लिए एग्जाम के लिए आपके लिए यही एप्लीकेबल रहेगा। तो मैंने क्या बोला, कौन कौन से लोग हैं जिनको नहीं बनाना पड़ेगा? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि आरबीआई से रेगुलेट करेंगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि आरबीआई से रेगुलेट किए जाएंगे, बैंकिंग कंपनीज यानी कि एसबीआई, पीएनबी, इन लोगों को भी नहीं बनाना है, वेदर उन्होंने जो डिबेंचर्स है वो पब्लिकली प्लेस किया है या प्राइवेटली प्लेस किया है। पब्लिक मतलब सर, पब्लिक में हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक हमारे पास एप्लीकेशन भेजी, वो पूरा प्रोसीजर। प्राइवेटली प्लेस मतलब कि ऐसे चुनिंदा लोगों को हमने दे दिया, एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, इन लोगों को डिबेंचर दे दिया। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या हो जाएंगी, अगर वो नेशनल हाउसिंग बैंक से अंडर रजिस्टर्ड है, तो उन लोगों को भी ऐसा डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसको आपको याद करना होगा, आपको याद करना है कि भाई डीआरआर किनको बनाना है और किनको नहीं बनाना है। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, कि अगर आपका क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन में आपका साइलेंट है कि कौन सा वाला मेथड है, कौन सा वाला सोर्स है, प्रॉफिट है या कैपिटल, तो याद रखिएगा आपका प्रॉफिट रहेगा। आपका क्या रहेगा? आपको ये अज्यूम करना है कि आपका जो सॉरी कैपिटल रहेगा। आपको ये अज्यूम करना है कि आपका जो मेथड है वो कौन सा वाला मेथड है, कैपिटल वाला मेथड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा बच्चों? डीआरआर आपको 25 बनाना पड़ेगा, 25%। तो मैक्सिमम केसेस में आपको 25% का डीआरआर लेके चलना होगा, सब्जेक्ट टू कि ये ना बोल दे कि हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते बच्चों, कुछ और भी बातें हम लोगों को देखनी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। तो क्या लिखता है, अच्छा एक चीज और है, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे बाकी सारे स्पेशल रिजर्व में होता है कि अगर उनका पर्पस फुलफिल हो जाए, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया, ठीक है, अगर उसका पर्पस फुलफिल हो गया तो अब ये फ्री रिजर्व हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व। तो उसी तरीके से डीआरआर भी है बच्चों। डीआरआर हमने बनाया कि हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व हो जाएगा। जैसे ही फ्री रिजर्व होगा मतलब कि इसको आपको कहां पे ट्रांसफर करना होगा? जनरल रिजर्व में। ये अमाउंट कहां पे आप ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में। और ये कब करोगे? जब आपका रिडम्पशन का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तब। तो डीआरआर का पैसा आप कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में, ठीक है। और ये डीआरआर का पैसा तब तक कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए ही यूज होगा, और कहीं पे भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब पर्पज हो गया, डिबेंचर्स रिडीम हो गए, तो ये रिजर्व फ्री हो जाएगा और जनरल रिजर्व में चला जाएगा। तो आपका जहां मन है वहां यूज करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सर हमने क्या क्या देखा? सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व देख लिया, ये क्या होता है? रिजर्व, डीआरआर इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट
for the redeeming debentures according to the section 74 subsection 4 of Companies Act 2013 and rule 18 sub rule 17 of the Companies Share Capital and Debentures। अब यही अमेंडमेंट हुआ है 2019 हो गया बच्चों, यही अमेंडमेंट हुआ है 2019 हो गया है। A company is required to transfer an amount equivalent to at least, देखिए क्या लिखा है, at least 25% of the value of debentures to the debenture redemption reserve before redemption of the debentures। ठीक है, देखिए दोनों केस की अगर हम बात करें तो कम से कम तो 25% तो आपको करना ही करना है, कम से कम 25% तो करना ही करना है। देखिए ये बच्चों अगर आपका कैपिटल है तो ये आपका मिनिमम है। अगर कंपनी चाहे ज्यादा, मतलब अगर कोई कंपनी चाहती है कि हम 30% का डीआरआर बनाए तो बना सकती है। कैपिटल वाले केस में अगर कोई कंपनी चाहे कि भाई मैं 30% का डीआरआर बनाना चाहता हूं तो बहुत अच्छी बात है यार, बनाओ। आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है? अगर ज्यादा डीआरआर बनाएगी वो तो कंपनीज एक्ट जो है, गवर्नमेंट जो है वो खुश हो जाएगी, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम तो। ठीक है, तो आप ज्यादा बनाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 25% तो होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम दिया गया है, ऐसा नहीं कि अगर इससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत है हमें, बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए क्या लिखता है, एटलीस्ट 25% का होना चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? अगर ज्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, आप सेफ रहोगे। Yes, sir. क्लियर? तो इसीलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट आपको 15% 25% का बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब आइए अगला कॉन्सेप्ट होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट। देखिए कंपनी ने डीआरआर बना दिया, कंपनी ने डीआरआर बना दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया 25%, लेकिन कंपनीज एक्ट को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कंपनी पे, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। वो बोलता है कि तुम रिडम्पशन का जो पैसा है, रिजर्व का जो पैसा है, डीआरआर का जो पैसा है, उसको हमें इन्वेस्टमेंट करके दिखाओ, हमें क्या करके दिखाओ, इन्वेस्टमेंट करके दिखाओ। क्योंकि आपको मालूम है कि जो रिजर्व का पैसा बच्चों को कंपनी में पड़ा रहेगा, कंपनी में पड़ा रहेगा, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो कंपनी में ही कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो क्या पता कंपनी जो है बुक में तो दिखा रही है और उसका कैश जो है कहीं पे यूज कर दिया। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, आप मेरे को वो पैसा जो है इन्वेस्ट करके दिखाइए, वो जो 25% है वो आप क्या करिए, कहीं ना कहीं मेरे को इन्वेस्ट करके दिखाइए। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? अरे क्लियर है क्या? यहां तक में क्लियर है? जल्दी से बोलेंगे। Yes, sir. Clear ठीक है। है, तो आपने डीआरआर बना लिया तब भी कंपनीज एक्ट नहीं मानती, बोली मेरे को इन्वेस्ट करके दिखाओ। मैं तुम्हारी बात पे एकदम भरोसा नहीं करता हूँ, मेरे को इन्वेस्ट करके दिखाओ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एज पर रूल 18 सब रूल 7 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 है ना, ये अब चेंज हो गया, 19 हो गया है, अमेंड हो गया ये। तो 19, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये 19 वाले नहीं है। एटलीस्ट 15% of the nominal value of the debentures to be redeemed during the year should be invested on or before 30th April of the year in which the redemption is to be made। ये दो चीज आप याद रखिएगा, एक तो ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है, और उसके बाद ये परसेंटेज। यहाँ पे भी क्या बोलता है, एटलीस्ट 15% तो करना ही करना है, एटलीस्ट 15% इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है। उससे ज्यादा कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है ये। आप अगर उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो, आपने इतना एक अमाउंट सेव कर दिया है तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 15% तो होना चाहिए। उससे कम होगा तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। फिर और क्या बोलता है, डेट बोलता है ऑन और बिफोर, या तो 30 अप्रैल तक कर दो या उसके पहले भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो 30 अप्रैल है बच्चों, ये डेडलाइन है, मतलब इस दिन तक हो जाना चाहिए। इसके पहले होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए बोलता है ऑन और बिफोर, मतलब इसके पहले अगर आप कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस दिन तक तो हो जाना चाहिए। आप इसको ऐसा लिख लो, डेडलाइन। ये क्या है आपके लिए, डेडलाइन है कि इस दिन तक तो हो जाना चाहिए। ये आपके लिए क्या है, डेडलाइन है कि इस दिन तक तो हो जाना चाहिए। ऑफ द ईयर इन विच द रिडम्पशन इज टू बी मेड, ऑफ द ईयर इन विच द रिडम्पशन इज टू बी मेड। क्लियर? अब देखिए कई चीजें हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा। डीआरआर क्या होता है बच्चों, डीआरआर जो है ना, टोटल फेस वैल्यू का 100% बनाना होता है। ठीक है,
टोटल फेस वैल्यू का 100% बनाना होता है। जैसे अगर 10 लाख है, अरे सॉरी 100% नहीं कर रहा हूं मैं, 25% बनाना होगा, एटलीस्ट 25%, एटलीस्ट 25% आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए अगर आपका फेस वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो आपको कितना बनाना पड़ जाएगा बताइए जरा। कितना बनाना पड़ेगा? 25,000 हाँ 25,000 2.5 लाख ना, 2.5 लाख है ना, 2,50,000। एग्जैक्टली। अब सर इसके लिए भी कोई डेडलाइन है क्या? जैसे रिडम्पशन के लिए, सॉरी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया कि इस डेट तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, इसके लिए भी कोई डेडलाइन है क्या? इसके लिए भी कोई डेडलाइन है क्या? ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या डेडलाइन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। थर्टी फर्स्ट मार्च, जस्ट बिफोर डेट ऑफ रिडम्पशन। सर डेट ऑफ रिडम्पशन के जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा, डेट ऑफ रिडम्पशन के जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा, उस दिन तक आपका डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए। उस दिन तक डीआरआर आपका क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे हम लोगों के एग्जांपल में जो रिडम्पशन का टाइम पीरियड था वो क्या था, किस दिन हम बोले थे रिडीम करेंगे, तो सर इस दिन बोले थे रिडीम करेंगे, तो डीआरआर आपका कब तक बन जाना चाहिए? इस डेट तक बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको? सर इस डेट तक आपका डीआरआर बन जाना चाहिए। अरे समझा कि नहीं समझा? जिस भी डेट को आपका डीआरआर डिबेंचर रिडीम होने जा रहा है, उसके जस्ट पहले जो 31 मार्च पड़ेगा, उस दिन आपका डीआरआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि 25% चाहिए, 2.5 लाख का चाहिए, एटलीस्ट उतना अमाउंट वहां पे चाहिए मुझे। क्लियर है क्या सबको? अरे बोलिए क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, अब इस डेट का बताइए तो डीआरआर का डेट क्या होगा? इस डेट का डीआरआर का डेट क्या होगा? इस दिन रिडम्पशन होने जा रहा है, आपका डीआरआर किस डेट तक बन जाना चाहिए? 31 मार्च 2019। एग्जैक्टली। ठीक है सर, इस डेट के पहले लास्ट 31 मार्च कब पड़ा होगा? इस डेट को पड़ा होगा, इसलिए आपको इस डेट तक बना लेना है। ठीक है, इस डेट तक बना लेना है। उसके पहले बना लोगे तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, उसके पहले बना लो तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन ये डेडलाइन है, इस डेट तक बन जाना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, और मैं डीआरआई की बात करूं, डीआरआई यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ये कितना होना चाहिए? ठीक है, 25% ऑफ टोटल फेस वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? सिर्फ फेस वैल्यू लिखा है, टोटल फेस वैल्यू नहीं लिखा है। गोइंग टू रिडीम, गोइंग टू रिडीम दिस अकाउंटिंग ईयर। ठीक है भाई, अरे सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये 15% है, ये 15% है। ठीक है, तो 15% ऑफ द फेस वैल्यू गोइंग टू रिडीम दिस अकाउंटिंग ईयर। भाई इस अकाउंटिंग ईयर में जितना भी आप रिडीम करने जा रहे हो उसका 15%। ठीक है, और ये क्या है? ये फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू, ये टोटल फेस वैल्यू, ये याद रखिएगा, दोनों में ये डिफरेंस है।
ये आपका टोटल फेस वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, और ये आपका सिर्फ फेस वैल्यू। अब सर दोनों में डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप रिडम्पशन 10 ही लाख रुपए का करोगे तो अलग अलग क्यों लिखा? देखिए जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मान लेते हैं इस साल हम लोग 4 लाख रुपए का रिडम्पशन करना चाहते हैं, इस साल हम लोग 4 लाख रुपए का रिडम्पशन करना चाहते हैं, तो 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15% जो हो जाएगा वो 60,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर? ये डीआरआई हो गया, और डीआरआर कितना होना चाहिए? ये 4 लाख जो है ये आउट ऑफ दिस है, 4 लाख जो है ये आउट ऑफ दिस है। क्लियर हुआ क्या सबको? 60,000 सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है 60,000 में तो बताएंगे। अमाउंट क्लियर है क्या? सर हम 4 लाख का इस साल रिडम्पशन करेंगे, इस साल रिडम्पशन 4 लाख का करेंगे तो एटलीस्ट 60,000 का डीआरआई होना चाहिए, जो कि 15% ऑफ द फेस वैल्यू है। ज्यादा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर कम नहीं होना चाहिए उससे। समझ में आया क्या? और मैं अगर डीआरआर की बात करूंगा तो डीआरआर बच्चों आपका टोटल फेस वैल्यू के हिसाब से निकलेगा, उसको इससे मतलब नहीं कि कितना रिडम्पशन होने जा रहा है, वो टोटल फेस वैल्यू के हिसाब से निकलेगा। अरे बोलिए समझा कि नहीं समझा? यस सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर? ये आपको इन्वेस्ट जब आप क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में जाएंगे ऐसा करेंगे तो उस केस में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट क्या है, डेडलाइन क्या रहेगी? सर इसके लिए डेडलाइन क्या रहेगी? जैसे कि हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 30th ऑफ नवंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेडलाइन क्या थी, 31 मार्च। तो मैं इसको बोलूंगा जस्ट ऐसे ही बोलूंगा कि 30th ऑफ नवंबर जस्ट बिफोर DOR, 30th अप्रैल है, सॉरी नवंबर नहीं बोल रहा हूँ, 30th अप्रैल जस्ट बिफोर DOR, ठीक है। सर इसके पहले हो जाएगा तो चलेगा क्या? चल जाएगा। इससे ज्यादा हो जाए 60,000 से तो चलेगा क्या? चल जाएगा। अगर डीआरआर हम 3 लाख का बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। ये सब मिनिमम है, इससे कम आएगा तो फिर डंडे पड़ेंगे आपके ऊपर। इससे पहले हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो चलेगा, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ के केस के लिए आपसे पूछूं, यहाँ से केस के लिए अगर आपसे पूछूं इस केस में, जैसे ये तो आपका डीआरआर का केस हो गया, डीआरआर का डेट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं डीआरआई का डेट क्या होगा तो इसमें आप क्या बोलोगे? तो पहले मैं बता देता हूं एक, कि अगर आपका इस डेट को रिडम्पशन होने जा रहा है, इस डेट को रिडम्पशन होने जा रहा है तो इसके जस्ट पहले जो 30th ऑफ अप्रैल पड़ेगा वो रहेगा आपका 30th ऑफ अप्रैल 2019, 30th ऑफ अप्रैल 2019, ठीक है। इस डेट का बताइए जरा, इस डेट का बताइए, 31 ऑफ मई 2019। बताइए, मेरा क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? सारे बच्चों को मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. चलिए तो बताइए, आंसर बता दीजिए। अरे भाई इसके पहले 30th ऑफ अप्रैल कब पड़ेगा? यही डेट रहेगा। 31 अप्रैल 2018। 31 और नहीं, 30th ऑफ अप्रैल 2019 रहेगा भाई। अप्रैल के ये मई के पहले जस्ट कौन सा आया होगा? अप्रैल आया होगा, तो इसका क्या हो जाएगा डेट?
2019। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। चलिए एक Yes, क्वेश्चन sir. मैं और दे रहा हूँ। डेट ऑफ रिडम्पशन आपका ये है, डेट ऑफ रिडम्पशन है आपका 15th ऑफ अप्रैल 2021। इसका DRR क्या बनेगा, किस डेट तक बन जाना चाहिए, और DRI किस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? So 31st March 2021. DRR का डेट हो गया, और DRI का 30 April 2020. क्लियर? ठीक है, समझ में आया क्या? सबको क्लियर है क्या? सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलिए, तो हम लोग आगे चले। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, हमने ये इन्वेस्टमेंट, कंपनीज एक्ट ने हमसे ये इन्वेस्टमेंट क्यों करवाया? क्योंकि कंपनीज एक्ट को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि हम ये पैसे क्या है, मतलब ऐसा दिखा तो रहे हैं बुक्स में कि भाई हमने DRR बनाया है, लेकिन पता चला हम अपने पैसे का कहीं पे और इस्तेमाल कर दें, तो इसलिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है या जो ये DRR है, इसका पैसा बेसिकली कहाँ पे यूज होने वाला है, डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए। तो जो भी डेट है आपकी, जैसे सपोज कर लीजिए हमने इस दिन इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस दिन जितना भी 15% चाहिए था उतना कर दिया हमने। ठीक है, अब जिस दिन रिडम्पशन होगा ना बच्चों, उस दिन ये इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा मार्केट में, क्योंकि जो पैसे आएंगे ये पैसे यूज होंगे आपके रिडम्पशन करने के लिए। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो डिबेंचर्स आपने इन्वेस्ट किया है, जितना भी इन्वेस्ट किया है, वो किस दिन आप सेल करोगे, जिस दिन आपका डेट ऑफ रिडम्पशन रहेगा। क्लियर है सबको? भाई सीधी सी बात है, जो हमने लैंड खरीदा था, जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था, आपका मतलब जो हमने एग्जांपल लिया था बच्चों की शादी वाला, तो जिस दिन शादी रहेगी उसके पहले हम लोग बेच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको वो बेच देना है, ताकि जो पैसे आए फिर उससे आप रिडम्पशन करिए। क्लियर? एकदम सिंपल सा लॉजिकल बात है, एकदम लॉजिकल है, कुछ इसमें आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना है, बस एकदम सीधी सी बात है। भाई आपने लैंड खरीदा हुआ है कि भाई बच्चों की शादी करेंगे इसको बेच के, तो ठीक है शादी आ गया बेचो अब, है ना? ऐसा तो नहीं है ना शादी बीत जाएगा तो लैंड बेचेंगे, बोलिए ऐसा करेंगे क्या? No, sir. है ना? अगर ऐसा करेंगे तो शादी के लिए पैसे ही कहाँ से आएंगे भाई, शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे फिर? तो आपको बेचोगे तो ही ना पैसे आएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट का पैसा बेचना होता है, तो जो पैसे आएंगे आप क्या करोगे, उससे रिडम्पशन करोगे। देखिए क्या लिखता है, द अमाउंट डिपॉजिटेड और invested as the case may be, amount deposited or invested as the case may be should not be utilized for any purpose other than for the redemption of the debentures maturing during the year referred to above। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जो भी आपका जो डिबेंचर है, जो ऊपर लिखा हुआ है कि जो मैच्योर होने जा रहा है, बस उसी पर्पस के लिए आप इसका पैसा यूज करोगे और किसी भी पर्पस के लिए नहीं। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिमेनिंग deposited or invested as the case may be shall not at any time fall below 15% of the amount of debenture maturing during the 31st day of March of that year। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये एज्यूम कर रहा है कि हम लोग लास्ट डे पे रिडम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एज्यूम किया जा रहा है कि हम लास्ट डे पे रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उस साल दैट ईयर कहने का मतलब क्या है, बात समझिएगा। जैसे कि हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा था ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, तो DRI आपका कब तक हो जाना चाहिए, 30th ऑफ अप्रैल 2019 और 31st मार्च 2020। तो उसी अकाउंटिंग ईयर के आपके 30 अप्रैल को 31st मार्च को जो रिडीम होने जा रहा है, कभी भी आपका जो DRI है, जो इन्वेस्टेड है,
इन्वेस्टमेंट वो कभी भी 15% से नीचे नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया? उससे नीचे कभी भी नहीं आना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। उससे ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे नीचे कभी भी नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है सर। चलिए बहुत सर बढ़िया। देखिए, हाँ बताइए। सर जो डीआरआई पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका हम कहाँ पे इस्तेमाल, मतलब जनरल में कर सकते हैं कि उसको ऐड बैक करेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं में? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट में उसका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आप डीआरआर में ऐड करोगे। आप कहाँ पे ऐड करोगे? डीआरआर में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको याद होगा, आपने एनपीओ पढ़ा था, है ना? आपने एनपीओ में स्पेसिफिक फंड के क्वेश्चन लगाए होंगे। तो उस फंड के इन्वेस्टमेंट से जो इनकम मिल रहा है वो भी उसी फंड में जा रहा है। ठीक है? तो ये जो डीआरआई है, ये कहां से आया है पैसा? डीआरआई का जो पैसा है वो डीआरआर से आया। डीआरआई में जो आपने इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट में, वो डीआरआर का पैसा लेके इन्वेस्ट किया, तो उससे जो मिलने वाला इन्वेस्टमेंट है वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है? अगर आप डीआरआई बेचोगे, प्रॉफिट हुआ तो भी यहीं पे आएगा, लॉस हुआ तो भी यहीं पे आएगा। तो सारी कहानी इसी से ही होगी, डीआरआर से ही, जैसे कि वहां पे होता था स्पेसिफिक फंड में। ये स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व है आपका। क्लियर? तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब यहीं पे आएगा, इनकम होगा, वो सब यहीं पे आएगा। लेकिन वो जो आपका थ्रेशोल्ड बताया गया है 25%, 15%, किसी भी हाल में उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? आ जाइए, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जो डीआरआर बन रहा है, ये जो डीआरआर बन रहा है वो इसी बात के लिए बन रहा है कि कंपनी ने बस बोल दिया कि मैं 10 लाख रुपया 5 साल के बाद दूंगा। इसी बात को देखते हुए कंपनीज एक्ट ने इनके ऊपर इतना कड़ा कड़ा प्रोविजन लगा दिया, डीआरआर और डीआरआई जैसा। ठीक है? क्लियर? लेकिन मान ले, देखिए कंपनी एक्ट ने क्या बोला कि मैं 5 साल के बाद पैसे दूंगा, इनको पैसे दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अगर मान ले कि कंपनी एक्ट 10 लाख रुपया नहीं दे रही है, सॉरी कंपनी जो है 10 लाख रुपया नहीं दे रही है। ओके, ये पॉइंट देखा था आप लोगों ने? देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई जो कंपनीज एक्ट ने कंपनी के ऊपर ये डीआरआर और डीआरआई जैसा कड़ा प्रोविजन लगाया है, वो इसीलिए लगाया है क्योंकि बस कंपनी ने ये बोल दिया कि मैं 5 साल के बाद 10 लाख रुपए दूंगा। बस इसी वजह से इनके ऊपर डीआरआर और डीआरआई जैसा प्रोविजन चिपका दिया गया। बात समझ में आ रहा है? यहां तक से क्लियर है सबको? अगर मान लेते हैं कि कंपनी बोलती है कि मैं 10 लाख रुपया नहीं दूंगा, मैं कैश यूज ही नहीं करूंगा, मैं तो शेयर्स में सर कन्वर्ट कर दूंगा, मैं तो शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ये 10 लाख रुपए का डिबेंचर लूंगा उनसे और उनको 10 लाख रुपए का शेयर दे दूंगा। सर कैश का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं रहा है, तो आप बताइए क्या डीआरआर का जरूरत पड़ेगा क्या आपको? नो सर। क्लियर है? सर यहाँ पे डीआरआर का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। तो आप बताइए डीआरआई कितना परसेंट बनेगा? डीआरआई कितना परसेंट बनेगा? 0। सर बनेगा ही नहीं, क्योंकि डीआरआई में जो पैसा लगाते हैं वो डीआरआर से लगाते हैं, और जब डीआरआर नहीं बन रहा है तो डीआरआई का भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या सीखा अभी? सर हमने ये सीखा कि अगर आपका जो मेथड ऑफ रिडम्पशन है वो अगर आपका कन्वर्जन है, तो यहाँ पे बच्चों डीआरआर का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसका बेसिक लॉजिक यही रहेगा, उसका बेसिक रीजन यही है कि सर कन्वर्जन में आपका कैश का जरूरत नहीं पड़ता, और जब सर कैश का जरूरत नहीं पड़ता है तो आपको आपको डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बोलो कि 10 लाख रुपए दूंगा मैं, तो कंपनी आएगी आपके पास, कंपनीज एक्ट आपके पास आएगी कि बोलेगी डीआरआर बनाओ, डीआरआई बनाओ। अगर आपने बोल दिया कि मैं कैश नहीं दूंगा, शेयर्स दूंगा, तो वहां पे तो आपके पैसे नहीं लग रहे, तो वहां पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उसके बाद में देखिए क्या बोलने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं, मान लेते हैं 100 रुपए का आपका डिबेंचर है, 100 रुपए का आपका डिबेंचर है, आप बोलते हो कि मैं 70 रुपए का शेयर दूंगा और 30 रुपया कैश में दूंगा। और जैसे ही ये 30 रुपया आपने कैश बोला, कंपनीज एक्ट के कान बहुत तेज है, वो तुरंत सुन लेगी इस बात को और आपके पास आ जाएगी, बोलेगी ये 30 रुपए के लिए आप डीआरआर बनाइए, डीआरआई बनाइए, बाकी सारा प्रोविजन एज इट इज अप्लाई करिए। मेरी बात समझ में आई क्या? यस अरे सर। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या?
ठीक है सर, जो शेयर वाला पोर्शन है उस पे आपको डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। जो शेयर वाला पोर्शन है, जो 70 रुपए वाला पोर्शन है, उस पर नहीं बनाना है। लेकिन जो आपने बोला ना 30 रुपया कैश देंगे आपको, वहीं पे आप फंस गए और आपको यहीं पे आपको डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ेगा। यहां तक में सबको क्लियर है? तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डीआरआर shall be created in the respect of non convertible portion of the debentures issued। यानी कि जो नॉन कन्वर्टेबल है, जिसको कि आप कन्वर्ट नहीं करोगे, यानी कि वो 30 रुपया वाला पोर्शन, उसके लिए आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? ये कहां पे अप्लाई हो रहा है बच्चों? देखिए ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। मैंने कल बताया था कि पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जिसका एक पोर्शन तो कैश में जाएगा और दूसरा पोर्शन किस में जाएगा? दूसरा पोर्शन आपका चला जाएगा शेयर्स या डिबेंचर्स में। समझ में आया क्या सबको? और लास्ट वाला पॉइंट जरा खुद से रीड कर लीजिए सारे लोग। लास्ट वाला जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है बॉक्स में, वो खुद से रीड करिए और मेरे को बताइए समझ में आ गया क्या? तो आगे चलते हैं। क्लियर है सर। क्लियर? नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर। सर इसके अलावा कहीं पे भी यूज कर नहीं सकती है कंपनी। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे फटाफट से देखते हैं सारी चीजों को और समझ में आएगा। डिस्क्लोजर ऑफ डीआरआर, कहाँ पे आपको डीआरआर को दिखाना है बच्चों? रिजर्व है तो रिजर्व आपका कहाँ दिखेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में। क्लियर? सबको समझ में आ गया? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में रिजर्व एंड सरप्लस में आपको डीआरआर दिखाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। क्या लिखता है? व्हेन ऑल द डिबेंचर्स, क्या लिखा है? ऑल द डिबेंचर्स, सारे के सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाए। मतलब आप अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो सारा इंस्टॉलमेंट हो चुका है, आखिरी डिबेंचर बचा था वो भी रिडीम हो चुका, तब क्या होगा? डीआरआर अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू जनरल रिजर्व। मेरी बात समझ में आई क्या? जो मैंने बताया था कि भाई ट्रांसफर कहाँ पे कर दोगे आप? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे लास्ट में, जब सारा कहानी खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मेथड बताया गया है, लमसम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट और परचेज फ्रॉम ओन मार्केट। ठीक है, ये चीजें। चलिए तो अभी हम लोग जनरल एंट्री की बात कर ले। तो जनरल एंट्री सबसे पहले लमसम पेमेंट की मेथड में एंट्री क्या रहेगी? तो जनरल एंट्री आपकी क्या रहेगी? इसमें मीनिंग बताया है तो मीनिंग मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एंट्री बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डीआरआर क्रिएट करना है, तो सरप्लस इन, यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे पूरा, यहाँ पे मतलब लिखा नहीं हुआ है, इन स्टेटमेंट सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपको मालूम है कि अकाउंट नहीं बनता है वहां पे, कंपनीज एक्ट में अकाउंट नहीं बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो उसमें जो सरप्लस रहेगा उससे आपको क्या बनाना है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर उसके बाद ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे। फिर आपने क्या डेबिट किया? डीआरआई। ठीक है, डीआरआई डेबिट टू बैंक। अब सबसे पहले क्या करोगे? रिडीम अगर पार पे हो रहा है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जिस तरीके से डिबेंचर हमने जब इशू किया था तो क्रेडिट किया था, अभी जब बेचने जा अरे रीपेमेंट करने जा रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं, तो उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में कौन आ जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, पहले हमने उनको क्रेडिटर बनाया अपना। कभी कभी क्या होता है बच्चों? प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जब इशू के टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचेंगे पैसा आएगा तो ही ना देंगे। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया और उसके बाद जो पैसा आया और बाकी पैसे मिला के डिबेंचर होल्डर्स को मैंने पेमेंट कर दिया। और जब सारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये लमसम था, एक ही बार करना था, तो उसके बाद आपका ये जनरल रिजर्व में पैसा चला जाएगा। बोलिए सबको समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप है। एक बार जर्नल एंट्री देखेंगे आपको, आप सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स। ठीक है, ड्राइंग ऑफ लॉट्स मतलब बोलने का है कि ये आपका
इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें भी जनरल एंट्रीज यही होती है, लेकिन ये जो पेमेंट वाली एंट्री है वो कई पार्ट में होती है। ये जो दो तीन एंट्री है, जैसे ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये 2-3 पार्ट में होती है। जब जब आप करोगे तब तब आपका पेमेंट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, देखिए एंट्री देखिए, सबसे पहले आप एंट्री देख लीजिए। सेम एंट्री, पहली वाली तो एंट्री सेम रहेगी, क्लियर। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अच्छा यहाँ पे दो एंट्री मर्ज कर दिया है, दो एंट्री मर्ज कर दिया है। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर, ठीक है। ये आपका ये पुराना वाला डिबेंचर है जिसको कि आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, उसको डेबिट कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा, और जो चीजें आपको इशू करनी है उसको क्रेडिट कर दीजिए। नया वाला डिबेंचर या शेयर कैपिटल, ठीक है। आपको याद होगा शेयर कैपिटल जब इशू होता है तो क्रेडिट होता है, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। अगर ये शेयर्स नहीं होगा यहाँ पे, अगर डिबेंचर आपका डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट, अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। अदरवाइज बाकी ये दो चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इन दोनों में से कोई एक रहेगा एक बार में, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। देन उसके बाद आपका ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में एंट्री क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, परचेज कर लो। परचेज करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अभी डिबेंचर नहीं लिखोगे, अभी सिर्फ आप क्या लिखोगे, ओन डिबेंचर विथ परचेज कॉस्ट। सपोज कर लीजिए आपने 98 रुपीज में परचेज किया, तो 98 रुपीज आपके पॉकेट से गया, ठीक है। और कैंसिलेशन के टाइम में एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर जो रहेगा बच्चों फेस वैल्यू से रहेगा, और ये 98 रुपीज यहाँ आ जाएगा जो कि डेबिट था मेरा ऊपर, और 2 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा, गेन और दी प्रॉफिट ऑन दी कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। तो ऐसा ऐसा होता रहता है कि मतलब आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट या लॉस है बच्चों, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, जनरल नेचर का नहीं है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो एंट्री एक बार आप देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। डी। एग्जैक्टली, क्लियर है सबको, सर डी हो जाएगा। डिवेंचर में बी रिडीम इन लमसम, ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स और परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। और एक और मेथड है कन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अगला बताइए। एंड बी। क्लियर है, बोथ Both A ए and B. एंड बी, दोनों में से सर हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्लियर। तो इतने सिंपल सिंपल